नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आप सभी का हरियाणा विशेष में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद एमसीडी की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और सड़क किनारे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान जहांगीरपुरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने एमसीडी को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट की कॉपी मिलने तक एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। और इस बीच एमसीडी के बुलडोजर के दस्ते ने जामा मस्जिद के छोटे गेट को धराशाही कर दिया। इसके बाद टीम मंदिर के पास अवैध निर्माण को गिराने पहुंची, लेकिन इस दौरान टीम पर पथराव हो गया। पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये 4 तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके की ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब यहां पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही थी, उसी बीच किसी ने अधिकारियों पर और पुलिस बल पर पथराव भी कर दिया था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस भी भेज दिया है और एमसीडी की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लग गया है। जहांगीरपुरी में जिस दिन हनुमान जयंती के दिन जो हिंसा हुई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए यहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा था, अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी का नोटिस यहां पर भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जब एमसीडी की कार्रवाई नहीं रुकी तो वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की पालना करने की बात कही, जिसके बाद प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी। आप लोग सद्भाव बनाए रखें, आप लोग शांति से रहे। बुलडोजर यहाँ रुक चुका है और अगले सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वो इंतजार करे। इसलिए जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। बुलडोजर रुक गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुझे बस यही कहना था। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग, उद्योग, वाणिज्य, अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी उद्योगों के केमिकल स्टोरेज में अग्निशमन और गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करें और इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार करें। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने 2024 में एसवाईएल वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सपने लेने पर किसी देश में टैक्स नहीं है। अगर वो हर घर तक एसवाईएल का पानी देना चाहते हैं तो उन्हें अभी से नहर खोदनी शुरू करनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एसवाईएल पर हमारा हक है। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये लोग पानी लाने वाले नहीं हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, सपने लेने पर अभी तक किसी देश में टैक्स नहीं लगा। इसलिए गुप्ता जी जितने मर्जी सपने लेते हैं, और अगर वो हर घर तक एसवाईएल का पानी पहुंचाने का काम की बात करते हैं तो उनको नहर खोदनी अभी से शुरू करनी चाहिए। नहर खोदनी शुरू करें, अच्छी बात। उनसे कह दो जो पंजाब वाले मुख्यमंत्री ने बयान दिया थे, यही उनसे कह रहे कि भाई हम पानी पंजाब से लेके आएंगे ना। पंजाब का मुख्यमंत्री तो भी प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़ के लिए, तो सुशील गुप्ता से उसके बारे में पूछ लो क्या कहेंगे सुशील गुप्ता जी। ऐसा इसी प्रकार का झूठ पकाने का एक प्रोपगंडा है उनका, और जिस प्रकार से वो पानी के बारे में, दिल्ली के बारे में भी ऐसे ही प्रचार करते रहते हैं।
कि हमें पानी नहीं दिया, जबकि आज तक जब से हमारी सरकार बनी कभी भी उनके हिस्से में हमने कटौती आज तक नहीं की है। जो उनका हिस्सा है हमेशा उतना पानी उनको देते रहे। लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से अब पॉल्यूशन के बारे में भी जिस प्रकार से प्रचार करते हैं, हालांकि पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान उनका है, और पानी के पॉल्यूशन के बारे में आपका जब तक आप देख लो हमारे यहाँ जमुना क्या स्थिति है और दिल्ली में आने के बाद स्थिति क्या है, और वो दिल्ली वाला पानी बाद में हमें तो मिलता है, पल पल पे हमारे पास ही आता है। लेकिन वो जिस प्रकार का प्रचार और शोर मचाते हैं उसका सारे लोगों को पता है। देखो, आप पार्टी का जो बात कहते हैं, आप पार्टी पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, और आप पार्टी वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अगर आप वालों को पानी दिलवाना तो पंजाब से ला लें, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। और यमुना का जो हरियाणा का जो हिस्सा था, दक्षिणी हरियाणा को सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी हरियाणा का पानी का हिस्सा था, और दक्षिणी हरियाणा जो लड़ाई है पंजाब की, उससे पानी नहीं मिल पा रहा, और उसी में से दिल्ली को पीने का पानी मिलता था, और पानी के लिए हाहाकार है। सुशील गुप्ता जी का हम धन्यवाद करेंगे कि पंजाब से पानी मिला है, और हमारा जो हिस्सा है पानी दक्षिण हरियाणा का पानी है। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम में बढ़ते मरीजों को लेकर उन्होंने सर्वे करवाया था। केवल गुरुग्राम में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में मास्क लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के केस केवल गुड़गांव में बढ़े या थोड़े से फरीदाबाद में, बाकी सारे हरियाणा में जीरो, आधे से ज्यादा जिलों में जीरो हैं। इसलिए हमने दिल्ली से लगते 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है हमने। देखिए, हमारी सरकार की पूरी तैयारियां हैं। कोरोना पीछे भी आया, उस टाइम भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने खुद जाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जायजा लिया, और हमारे हेल्थ की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। अगर कोरोना आएगा तो उसके लिए तैयार हो। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134A पर कहा कि 134A को दोबारा लागू नहीं किया गया है, नहीं सरकार ने यू टर्न लिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। तो कांग्रेस के लोगों से ये पूछो कि 134A 2007 में नियम बनाया था, तो जो 2007 से लेकर 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। तो जरा एक बच्चे का नाम बता दे जिसका एडमिशन कराया था। एक सिंगल बच्चे का भी एडमिशन कांग्रेस की सरकार में होया नहीं। और 134A अगर किसी ने लागू किया तो हमने लागू किया। 134A हमने 2015 में 134A लागू किया और हमने एडमिशन किया। अब की बार हमने एक निर्णय लिया कि हम 134A को छोड़ के RT को लागू करेंगे। उसमें हमें ये फायदा है कि उसमें 25% बच्चे जो हैं, उसमें 25% बच्चों का एडमिशन हम करा सकते हैं, और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40% हम देंगे। जबकि 134A में हम 10% का कराते हैं। तो ये सोच के हमने उसका किया। दूसरी बात जो है वो कह रहे कि हमारे दबाव में किया, तो हमने एक नया नियम बनाया। वो 134 का यू टर्न बिल्कुल नहीं है, ना वो 134 जैसा है। 134 बिल्कुल अलग था, और 2 नियमों को एक साथ आप लागू कर ही सकते। अगर आप चाहोगे भी मैं RT भी लागू कर दूंगा और 134A भी लागू कर दूंगा, आप कर नहीं सकते, आप एक ही को लागू करोगे। तो लेकिन हमने विचार किया कि RT तो हम पहली क्लास से शुरू करेंगे ना जी, हम पहली क्लास के एडमिशन करेंगे, फिर वो दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 तक जाएंगे। तो उस पर हमने एक विचार किया कि जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, वो दूसरी से लेके और 12वीं तक के जो बच्चे थे, तो उनका जो ऑप्शन था एडमिशन का वो समाप्त हो गया बिल्कुल भी। उस पर विचार करते हमने निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके इनके एडमिशन कराएं।
सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में अलग अलग सवाल उठने लगता है कि शायद अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। लेकिन कैथल के सेंगरी गांव का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। इस स्कूल में हर वो सुविधा दी गई है जो शायद ही प्राइवेट स्कूल में भी ना मिल पाए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक सरकारी स्कूल ऐसा भी प्राइवेट स्कूल को कर रहा फेल। हाईटेक तरीके से होती है पढ़ाई, हर साल आता है 90% रिजल्ट। चारों तरफ हरियाली, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि ये है सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल को भी फेल कर रहा है। कैथल के सोंगरी गांव का ये सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया के सपने को साकार करते इस सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं हैं। सरकारी स्कूल का जब नाम आता है तो हर किसी के जहन में जर्जर बिल्डिंग, सादे कपड़ों वाले छात्र सामने आने लगते हैं। लेकिन इस सरकारी स्कूल की तो बात ही निराली है। बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी है, यूनिफॉर्म में आते हैं बच्चे। स्कूल में पढ़ाई के लिए डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल होता है। खेलने के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर सारे खेल की सुविधा दी गई है। पार्क भी है। इसके साथ ही बच्चों को खेल खेल में इस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती है कि उन्हें सब याद हो जाए। इसके साथ ही प्रैक्टिकल भी होता है। इस स्कूल में बच्चों का रिजल्ट हर साल 90% तक आता है। स्कूल में हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे कोई बाहर से भी आए तो उसे जगह ढूंढने में परेशानी न हो। स्कूल में साइंस लैब से लेकर कंप्यूटर लैब और आधुनिक लाइब्रेरी तक की सुविधा बच्चों को दी गई है। हमारे स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सभी टीचर्स का समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और हमारा स्कूल स्पोर्ट्स एजुकेशन हर चीज़ में बहुत ही नंबर 1 है पूरे ज़िले में, पूरे स्टेट में। इसलिए बहुत ही अच्छा माहौल है और हर डिजिटल चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड प्राइवेट स्कूल में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो यहाँ पर भी हैं। मेरे को सरकारी माहौल बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल का, क्योंकि यहाँ पे अनुशासन भी प्राइवेट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। ड्रेसिंग से लेकर हर चीज़ में अनुशासन में प्राइवेट से आगे हैं। टीचर्स हैं वो हमें खुद समझाते हैं, डिजिटल बोर्ड से भी समझाते हैं। प्राइवेट स्कूल में मुझे एक्चुअली स्पीच देने में बहुत ही डर लगता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो डेली प्रैक्टिस होती है स्पीचेस की हमारी असेंबली में, उससे मेरा डर मिटने लगा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो कुछ भी मैंने सीखा है वो यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस है मेरी एजुकेशन में, मेरी स्पीकिंग में। मैं समझता हूँ कि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। उसमें हमारा जो स्टाफ है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने स्टाफ को ही दूंगा, क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं तो उस टीम का एक हिस्सा मात्र हूँ। और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का हमें बहुत सहयोग मिला। शुरुआत में यद्यपि थोड़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि माहौल चेंज करना सरकारी स्कूल का काफ़ी कठिन काम था। लेकिन जब हमने पंचायत से सहयोग मांगा, गाँव के और भी मौजूद व्यक्ति, कुछ ऐसे रास्ते निकलते गए कि बिना मांगे ही अपने आप ही सहयोग इतना आने लगा और उससे हमारा हौसला और बढ़ता गया। और आज हम गर्व महसूस करते हैं कि एक अच्छे विद्यालय में हम सेवाएं दे रहे हैं। इस स्कूल को इतना बेहतर यहाँ के स्टाफ, पंचायत और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने बनाया है। पहले 2016 में इस स्कूल की हालत ऐसी नहीं थी। यहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल के स्टाफ के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना बेहतर इस स्कूल में है। अगर हर सरकारी स्कूल का स्टाफ और पंचायत ये ठान ले कि स्कूल को बेहतर बनाना है, तो हर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को मात दे सकता है। कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। यमुना के रेत की ऑक्शन को लेकर कहा कि पलवल और फरीदाबाद में रेत की ऑक्शन लंबे समय से नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि हम 25 अप्रैल से ऑक्शन करने जा रहे हैं। ये बयान खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का सामने आया है। जो यमुना की जो रेते की जो ऑक्शन होनी थी, बहुत लंबे समय से पल पे ऑक्शन नहीं हो पाई थी और आने वाली 25 तारीख को हम यमुना की ऑक्शन करने जा रहे हैं। और जिससे क्या है कि एक तो जो अवैध खनन होता है उस पर रोक लगेगी, सरकार को पैसा मिलेगा, लोगों को सस्ती सामग्री मिलेगी
पर लोगों को काम मिले। कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस बैठक में कमलेश ढांडा ने लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रही थी, तभी बैठक में पहुंचा एक बुजुर्ग फरियादी मंत्री जी के सामने फूट फूट कर रोने लग पड़ा। बुजुर्ग फरियादी ने एचएसवीपी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कमलेश ढांडा ने कहा कि जायज शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और फरियादियों के साथ न्याय किया जाएगा। आज जिला कुरुक्षेत्र की जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, उसमें मेरे पास 15 एजेंडे आई थी, 15 शिकायतें थी, जिसमें से 10 फाइल होगी और 5 पेंडिंग है। तो 5 जो शिकायतें वो अगली मीटिंग के लिए रख दी और उसमें अगली में उसको करने का काम करेंगे। बिल्कुल आपके सामने ही बात हुई है, उस पर हमको बोल दिया अधिकारियों को भी, जिनके एप्लीकेशन लिख के तो जिनका जायज बनता है उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और हर एक आदमी को जो उनकी शिकायत है, कोई काम है, जिससे भी अधिकारी के संबंधित है, उसको आदेश निर्देश दिए, उसको पूरा करने का काम करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने उकलाना के बुढ़ाखेड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मारे गए 4 लोगों का अंतिम संस्कार बुढ़ाखेड़ा गांव में किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौके पर गए और पीड़ित के परिजनों से मिले। इस मामले में राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। कमेटी जांच करेगी। इस मामले में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ये घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है। इस घटना के अंदर जो भी, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो या कोई ठेकेदार हो या कोई भी, अगर इसके अंदर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन जो परिवार के जो हमारे जो बच्चे हमारे को परिवार के छोड़ के गए हैं, उनके लिए जो उचित प्रबंध है वो उचित प्रबंध है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंद्री के गांव कमालपुर में जस के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस हत्याकांड पर कहा कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी राक्षस का काम है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने परिजनों से बातचीत करते हुए कहा और उसके बाद सीबीआई की मांग करते हुए कहा कि सरकार को परिवार की संतुष्टि करनी चाहिए। घिनौना कार्य हुआ बेकसूर बच्चे को, इसका कोई कसूर किसी भी हिसाब से नहीं था, उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो किसी राक्षस का काम है। और उस राक्षस को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, वही हमारा सबका फर्ज है। और जो बताया जैसे परिवार वालों ने, इन्होंने कहा कि जांच से पूरी संतुष्टि नहीं है, तो इनकी मांग है सीबीआई की जांच। तो मैं भी हरियाणा सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और ये पुरजोर मांग करता हूं कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस साल किसान मंडी में कम पहुंच रहे हैं। आवक कम होने से मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और किसान अपनी फसल ज्यादा रेट में प्राइवेट एजेंसियों को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मंडियां हैं तैयार, लेकिन आवक है कम। किसानों को भा रही हैं प्राइवेट एजेंसियां। मंडियों में पसरा है सन्नाटा। कुछ ही दिनों में गेहूं का सीजन हो जाएगा खत्म। मंडियां तैयार हैं, मंडियों में पूरी व्यवस्था भी है, लेकिन किसान कम पहुंच रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक का गणित पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस बार कम आवक के चलते मंडियां सूनी नजर आ रही हैं। किसानों को सरकारी खरीद नहीं भा रही। सरकार की तरफ से जो भी रेट निर्धारित किए गए हैं, उससे कहीं अधिक दामों में किसान मंडी से बाहर अपने गेहूं की फसल को बेच रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये जगह महेंद्रगढ़ की मंडी है, जहां पर इस बार सरसों की फसल नहीं पहुंची, क्योंकि सरसों को अधिक रेटों पर व्यापारी किसानों से सीधे खरीद रहे, इसलिए किसान मंडी की तरफ रुख नहीं कर पा रहे। गेहूं की फसल भी किसानों ने निकाल ली है, लेकिन फसल को लेकर मंडियों में नहीं पहुंच रहे। इससे आढ़तियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं आढ़तियों का क्या कहना है, ये भी आप सुनते चलिए। ऐसा जी, सरकार का रेट 2015 रुपये है
और किसान अपना गेहूँ 2300 रुपये में बेच रहा है। 2300-2400 रुपये में भाव में अपने इतना गेहूँ इतना हुआ नहीं किसान के पास, जो हुआ वो 2300-2350 रुपये से कम बेच नहीं रहा है। तो इसलिए अनाज मंडी में एक दाना भी गेहूँ का अभी तक तो आया नहीं है और न आने की उम्मीद है। इस भाव में तो अगर सरकार बोनस देती है तो ही गेहूँ आ सकता है, अगर बोनस नहीं दिया तो गेहूँ यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए। अब ये तस्वीर भिवानी मंडी की है। यहाँ भी यही हाल है। गेहूं खरीद के 15 दिन बीतने के बाद भी मंडी में अभी तक पिछले साल की खरीद के आंकड़े के आधे तक भी अनाज नहीं पहुंचा है। बीते साल 15 अप्रैल तक सरकारी खरीद एजेंसियों ने भिवानी की मंडियों से 4,06,247 कुंटल गेहूं की खरीद की थी, जबकि इस बार अभी तक 2,47,000 कुंटल गेहूं अनाज मंडियों में पहुंचा है। और ये स्थिति तब बनी है जब गेहूं का सीजन कुछ ही दिन चलने की उम्मीद है। हमारे साफ सफाई, जमींदार के लिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पूरी सुविधाएं हमने मंडी में उपलब्ध करवा रखी हैं। किसी भी जमींदार भाई को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और जमींदार गेहूँ लेके आता है और साफ़ सफाई करवाते हैं। 8 के उनके पास पंखे हैं बिजली वाले, साफ़ सफाई करके उनको कट्टों में भर देते हैं। चरखी दादरी में भी किसानों की गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की गई, लेकिन बहुत कम मात्रा में किसान गेहूं की फसल को बेचने के लिए आ रहे हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव वसंत कुमार ने बताया कि किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी तैयारियां की गई, लेकिन बाजार भाव ज्यादा होने की वजह से कुल 123 किसान मंडी में गेहूँ बेचने के लिए आए। 1 तारीख से और आज तक 123 किसान मंडी में गेहूँ बेचने के लिए आए हैं, जिनमें से 113 किसानों ने सरकार को गेहूँ बेचा है और 10 किसानों ने प्राइवेट पर अपना गेहूँ बेचा है, जो सरकार से अधिक भाव पर गया है। सरकार के आदेश अनुसार आटा मिलें हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, भाई उनके पास गेहूँ का ज़्यादा स्टॉक ना हो, और इनको हम रेगुलर चेक कर रहे हैं मिलों को। वहीं किसी प्रकार का अवैध स्टॉक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन की ओर से आटा मिलों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी खरीद 15 मई तक चलेगी। अब देखना ये होगा कि मंडियों में किसान कितना पहुंच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा विशेष में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।